हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आपको ज़रूर पढ़ लेना है और रियल पेपर के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि अभी आपको वार्षिक एग्जाम भी देना है, तो आपको अपनी तैयारी खुद से ही करनी चाहिए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर तीनों। ठोस, द्रव, गैस तीनों के आयतन में कमी आती है यदि दाब बढ़ाया जाता है तो। दूसरा, विस्थापनों में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, वेग। तीसरा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो ए हो जाएगा इसका स्कर्वी, सही उत्तर। वायरस से होने वाला रोग कौन सा? तो इसका सही आंसर है सी नंबर हो जाएगा, डेंगू बुखार। और यहाँ पे देखिएगा, पाँचवा है, शक्ति का सही मात्रक, तो बी हो जाएगा, वाट। यहाँ पे सभी के उत्तर दिए हुए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने परीक्षा अध्ययन से लिए हैं। यहाँ पे देखिए, खाली स्थान में पहला है, विलयन एक खाली स्थान दिया मिश्रण है, तो इसका सही आंसर समांगी हो जाएगा, समांगी मिश्रण है। दूसरा है, वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। तीसरा है, ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक यौगिक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा है, पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को क्या करती है? रोकती हैं, तो यहाँ पे रोकती इसका सही उत्तर भरना है। पाँचवा है, किसी वस्तु का यहाँ पे द्रव्यमान आ जाएगा, सभी स्थानों पर एक समान रहता है। यहाँ पे देखिए, उत्तर सभी के दिए हुए हैं। रियल पेपर के भरोसे आप बिल्कुल मत रहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। उनको तैयारी खुद से करनी चाहिए। और फिर कमेंट करते हैं कि ये फेक पेपर है या सर या क्या यही पेपर आएगा, तो उनको बता दें ये कन्फर्म नहीं है कि यही आएगा। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने परीक्षा अध्ययन से अलग अलग जगह से लिए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके आगे देखिए कुछ और प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे, जाइलम ऊतक के कार्य और रंध्र के कार्य, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनके उत्तर देखिए। जाइलम ऊतक के कार्य के यहाँ पहला है, पानी एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाना। दूसरा, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ये जाइलम ऊतक के कार्य हो गए। रंध्र के कार्य देखिए, पहला है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। तो ये रंध्र के कार्य हो गए, इनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए, न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। न्यूटन का पहला नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि एक समान गति से गतिमान है तो वह उसी तरह गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य संतुलित बल नहीं लगाया जाता है। दूसरा नियम है, और इसका निगमन भी आपको पढ़ लेना। दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की संहति एवं उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो बल F है और द्रव्यमान m और त्वरण a है, तो F बराबर ma हो जाता है। और इसका निगमन आपको पढ़ लेना द्वितीय नियम का। तीसरा नियम कहता है न्यूटन का, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के नियम पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, 2020 में आ चुका है, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। संवेग संरक्षण का नियम आपको पढ़ लेना है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। आगे देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर। एक तरफ दूरी, एक तरफ विस्थापन लिखना आपको। इसमें अंतर देखिए, दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी क्या है? अदिश राशि है, और विस्थापन जबकि सदिश राशि है। दूरी का मान कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी हमेशा धनात्मक रहती है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, और विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। पाँचवा पॉइंट है, आप 4 भी तैयार कर सकते हैं, दो या अधिक दूरियों का योग उनके संख्यात्मक मानों के योग के बराबर होता है। दो या अधिक विस्थापनों का योग उनके संख्यात्मक मानों के योग के बराबर या उससे कम हो सकता है। तो ये दूरी विस्थापन में अंतर, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अपने अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। प्रणोद भी यहाँ पे दिया, इसको भी पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही सरल एक ही लाइन का है, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, और प्रणोद का मात्रक न्यूटन ही होता है, जो बल का भी मात्रक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबाया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल यानी उत्प्लावक बल उसको कहते हैं, वो कार्य करता है, जिसके कारण उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ लेना है। इसके आगे कुछ और प्रश्न देखिए।
यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर क्यों कहा जाता है, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कोशिका का कौन सा अंग कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टल पर उपस्थित एंजाइम श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी में संचित रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के विद्युत ग्रह कहलाते हैं। एटीपी कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा कोशिका द्रव्य को प्रदान करते हैं और एडीपी में बदलते हैं, जो पुनः ऊर्जा संरक्षित करके एटीपी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा सभी जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये सब वार्षिक के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइसोसोम के कार्य पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए गाल्जी उपकरण के कार्य, ये दोनों इनको बता देते हैं आपको। लाइसोसोम के कार्य में पहला है, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बनाते हैं। दूसरा, मृत व पुरानी कोशिकाओं तथा कोशिकांगों का पाचन करते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम का स्त्रावण तथा संग्रह करते हैं और रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं। तो लाइसोसोम के कार्य हो गए। गाल्जी का है, जिसको गाल्जी उपकरण कहते हैं, इसके कार्य क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं ये। दूसरा है, ये अनेक प्रकार के स्रावी पदार्थों का निर्माण, संचयन, रूपांतरण और पैकिंग करते हैं। ये स्त्रावण द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं और ये सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा बनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, इनको आपको तैयार करना है। समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर देख लीजिए। समस्थानिक में क्या है, इसमें परमाणु संख्या समान होती है और संभारिक में परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक में, और संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान रहती है। तीसरा पॉइंट देखिए, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जबकि संभारिक में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है समस्थानिक में, और संभारिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। चाहे तो आप 4 ही तैयार कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट भी है इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक में, और इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चाहे तो आप 4 ही तैयार कर सकते हैं। तो ये समस्थानिक संभारिक में अंतर महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए न्यूरॉन का चित्र, नामांकित चित्र आपको दिखा रहे हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है। हम सीधा नहीं दिखा सकते क्योंकि कंप्लीट जो चित्र है वो नहीं आ रहा था, तो इसको आपको देख लेना है। और इसके अलावा अपनी तैयारी खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए।